वेलकम टू योर ओन चैनल रोड टू हिस्ट्री। आज के इस वीडियो में जो मैं हिस्ट्री ऑनर्स का एक सीरीज चला रहा हूँ, उसी में अभी मैं इंडस वैली सिविलाइजेशंस पे कुछ टॉपिक्स बना रहा हूँ। उसके ऑरिजिन के बारे में मैं टॉपिक बना चुका हूँ, मेरा वीडियो है, आप चाहें तो उसको देख लीजिए। आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वह है सिंधु घाटी की सभ्यता की एक महत्वपूर्ण विशेषता, उसकी नगर योजना, टाउन प्लानिंग। वो इसलिए कि उस पर्टिकुलर पीरियड में सिर्फ सिंधु घाटी सभ्यता में ही इतनी विकसित टाउन प्लानिंग की व्यवस्था हमको देखने को मिलती है। मेसोपोटामिया में भी टाउन प्लानिंग था, लेकिन इस तरह का टाउन प्लानिंग हमको देखने को नहीं मिलता है। तो हम उसको अच्छी तरह से यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम अगर हम टाउन प्लानिंग को अच्छे से बारीकी से देखें तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल वेल डिजाइंड, वो जैसे पहले से नक्शा बनाया गया होगा और उस नक्शा को अप्रूव करने वाली कोई नगरपालिका जैसी अथॉरिटी होगी और उससे अप्रूव होकर वो टाउन प्लानिंग को डेवलप किया गया है। इस तरह का लगता है देखकर। जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं जो एक अंदाज़ा लगाते हैं, वो ये अंदाज़ा लगाते हैं जैसे जो सड़कें हैं सिंधु घाटी सभ्यता में, वो एक दूसरे को राइट एंगल पर काटती हैं, समकोण पर काटती हैं। इस हिसाब से सड़कें बनाई गई हैं जैसे पूरा टाउन जो है वो लगता है कि एक ग्रिड पैटर्न पर डेवलप किया गया है, बिल्कुल ही एक सलीके से उसको बसाया गया है, ऐसा लगता है। जो मुख्य सड़क है वो करीब करीब 10 मीटर चौड़ी है, जिसको कुछ आर्कियोलॉजिस्ट राजपथ का नाम भी देते हैं। और यह भी देखा गया कि कई जगह सड़कें जो है वो कच्ची सड़क मिलती है, कुछ सड़कें हैं जो कच्चे ईंटों से बनाए गए हैं, और कुछ सड़कें जो हैं उसमें पकी हुई ईंट का प्रयोग किया गया है। अगर हम एक चीज़ पर गौर करें कि अगर कच्ची सड़कें हैं या जहाँ सन बेक्ड ईंटों का प्रयोग किया गया है, तो बरसात में उन सड़कों पर चलना या बैलगाड़ियों का चलाना कठिन कार्य होता होगा। सड़कें इतनी चौड़ी हैं कि एक साथ कई बैलगाड़ी उस पर चल सकती थी, ऐसा प्रमाण मिलता है या ऐसा अंदाजा लगाया जाता है। यह भी देखा गया कि सड़कें इस तरह से बनाई गई है कि उसको अलग से साफ करने की जरूरत ना पड़े, हवा चले तो वो सड़क साफ हो जाए। तो ये एक बहुत बड़ी खूबी है इस टाउन प्लानिंग की, जो सड़कों का निर्माण है, बिल्कुल प्लान्ड ढंग से सड़कों को बनाया गया है। अगर हम मकानों की तरफ की बात करें, बिल्डिंग्स की बात करें और नगरों की बात करें, तो हम कई खूबियां पाते हैं। सर्वप्रथम अगर हम मकानों की बात करें तो मकान जो मिलते हैं वो सिंगल स्टोरी, डबल स्टोरी, कुछ आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग भी प्राप्त हुए। एक क्लास डिवीजन नजर आता है मकान में, मकानों को का जब हम सर्वेक्षण करते हैं तो आता है। जो धनाढ्य लोग थे, अमीर वर्ग था, उसके बड़े बड़े मकान थे, सामान्य लोगों के मकान छोटे छोटे थे। सार्वजनिक भवन भी प्राप्त हुए हैं, और अभी तक कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं मिला है जिसको हम मंदिर कह सकते हैं। दुकानें भी प्राप्त हुई हैं। तो ये सारी चीजें प्राप्त हुई हैं। अब जो मकान बने हैं उनमें बहुत जगहों पे पके हुए ईंट, बर्न्ट ब्रिक का प्रयोग किया गया, खास करके हड़प्पा में, मोहनजोदाड़ो में, कालीबंगा में बर्न्ट ब्रिक का प्रयोग किया गया। दूसरी तरफ लोथल में और रंगपुर में सन बेक्ड ब्रिक का उपयोग किया गया है।
करीब करीब प्रत्येक मकान में एक आंगन पाया गया है और आंगन के ही एक कोने में संभवतः भोजन बनाने का काम किया जाता था, खाना बनाने का काम किया जाता था। और उसी आंगन के इर्द गिर्द 4 या 5 कमरे औसतन बनाए जाते थे। हर मकान में एक स्नान घर, बाथरूम या वॉशरूम हम जो कहें वो बनता था। और नॉर्मली जो वॉशरूम बनता था वो जिधर गली होती थी उसके करीब बनाया जाता था, ताकि आसानी से जो गंदा पानी है वो बाहर निकल सके। तो एक बहुत ही अच्छा जल निकासी की व्यवस्था की गई थी। जो बाथरूम होते थे उसके जो फर्श होते थे वो बर्न्ड ब्रिक के बनते थे और उनको बहुत अच्छे से बनाया जाता था ताकि उस पर फिसलन ना हो। तो ये ध्यान रखा जाता था बाथरूम को बनाने में। जो फर्श बनाए जाते थे उसको बनाने का भी 3 तरीका था। एक तो उसमें कुटाई के द्वारा, बहुत सारी चीज़ों की कुटाई होती थी, खास करके जो टूटे हुए ईंट थे उनकी कुटाई की जाती थी। फिर सन बेक्ड ब्रिक लगाकर भी बनाया जाता था फर्श घर का। और कई घरों में ये भी देखा गया है कि बर्न्ड ब्रिक का उपयोग किया गया है फर्श को बनाने में। एलाबेस्टर की कुछ जालियां प्राप्त हुई है। इससे यह अंदाजा लगाया जाता है कि मे भी उनका उपयोग विंडो के रूप में, खिड़कियों के रूप में होता होगा। जो छत बनाए जाते थे वो सरकंडे को चटाई नुमा बना दिया जाता था, फिर रस्सी से उसको गूंद दिया जाता था और फिर उसको सहतीर पर या बीम पर बिछा दिया जाता था और उसके ऊपर से मोटे मिट्टी का लेप लगा दिया जाता था। तो इस तरह से छत बनाया जाता था। एक और चीज देखा गया कि जो गर्म प्रदेश थे उन गर्म प्रदेशों में जो दीवारें बनती थी वो मोटी मोटी बनती थी ताकि घर जो है वो ठंडा रहे। तो एक नेचुरल एयर कंडीशन का भी इंतजाम शायद किया गया था। 2 घरों के बीच में नॉर्मली कुछ फासले रखे जाते थे, संभवतः 1 फीट या 1 मीटर का फासला रखा जाता होगा। जो मकान के दरवाजे थे वो लकड़ी के बनते थे और वो प्रायः दीवार के बीच में नहीं बल्कि एक किनारे लगाए जाते थे और औसतन दरवाजे की जो चौड़ाई होती थी वो 1 मीटर की होती थी। यह भी देखा गया कि जो दरवाजा है वो मुख्य सड़क की तरफ नहीं खुलता था बल्कि पीछे की तरफ खुलता था। शायद इसके पीछे की सोच रही हो कि जो सड़क से धूल और मिट्टी है वो घर के अंदर ना आए, शायद इसलिए लोग ऐसा करते होंगे। सिर्फ लोथल में हमको जो मकान मिलते हैं वो सड़क की ओर खुलते थे, लेकिन और सब जगह सड़क के पीछे खुलते हैं। तो ये भी एक अलग खूबी देखी गई मकानों के निर्माण में। जो ईंट का प्रयोग किया गया है उसमें हर जगह पर जो ईंट है, हालांकि वो अलग अलग साइज के मिलते हैं, लेकिन एक यूनिफॉर्मिटी देखी गई है ईंटों को बनाने में। जो उसकी लंबाई, मोटाई और चौड़ाई होती थी वो एक निश्चित रेशियो में बनाया गया है। 1:2:4 के रेशियो में ईंट बने हैं। तो इससे ये अंदाज़ा लगता है कि एक मेजरमेंट सिस्टम की जानकारी हड़प्पा वासियों को थी और उसी सिस्टम के तहत वो ईंट का निर्माण करते थे। हम शहरों की बात करें तो प्रायः शहरों में 2 हिस्से होते थे। जो पश्चिमी हिस्सा है उसको हम टीला या सिटाडल कहते हैं
वो एक ऊंचाई पर बनता था। उसको कुछ लोग गढ़ी भी कहते हैं, फोर्ट या दुर्ग हम कह सकते हैं। दूसरा हिस्सा जो है वो लोअर टाउन होता था, निचला हिस्सा होता था। मोहनजोदाड़ो में सिटाडल और लोअर टाउन के बीच में संभवतः एक नहर या सिंधु नदी की कोई एक धार बहती थी, जबकि हड़प्पा और कालीबंगा में बीच में एक फासला है, एक गैप है। संभवतः जो सिटाडल है वो अपर क्लास के लोग या रूलिंग क्लास के लोग या पृष्ठ वर्ग उस पर रहता होगा, और जो लोअर टाउन है उस पर जो लेबर क्लास थे, पीजेंट थे, आर्टिजन्स थे, वो संभवतः रहते होंगे। यह भी देखा गया कि जो टाउन है उसको एक दीवार से घेर दिया गया था। शायद इसके पीछे का जो कारण होगा वो ये कि मोस्टली जो शहर थे वो किसी न किसी नदी के किनारे थे, और बाढ़ से सुरक्षा के लिए, बाढ़ से बचाव के लिए इन शहरों को घेरा गया होगा, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। नगर योजना में एक और जो बातें समझ में आई कि शायद हड़प्पा वासियों को अलंकरण का उतना शौक नहीं था। जो बनते थे मकान वो बहुत अलंकृत नहीं थे, सामान्य मकान बनाए जाते थे। एक और जो चीज सबसे इम्पोर्टेंट है वो है ड्रेनेज सिस्टम। अभी ड्रेनेज सिस्टम जो है वो ये देखा गया कि मोस्टली जितने भी घर थे उसमें नाली व्यवस्था होती थी, और वो जो नाली है वो मुख्य मार्ग पर जो एक चौड़ा नाला बना होता था उससे जुड़ा हुआ था। जो नाले होते थे उन नालों को, जो ज़्यादा चौड़े होते थे उनको पत्थर से ढक दिया जाता था, जो कम चौड़े होते थे उनको ईंट से ढक दिया जाता था। बीच बीच में मेन होल्स बनाए गए थे नालों में, ताकि उसकी सफाई अच्छे से की जा सके। जो भी पानी के साथ बहकर गंदगी जाती थी वो मेन होल में जमा होते जाती थी, और उसको आराम से निकाल कर उसको साफ किया जा सकता था। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट व्यवस्था थी नगर योजना की। वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम नहीं होता था जैसा आज भी हो जाता है, उस तरह का कोई वाटर लॉगिंग का प्रॉब्लम नहीं होता था। एक और जो इम्पोर्टेंट बिल्डिंग की बात की जाती है नगर योजना में वो है ग्रेट बाथ, जो मोहनजोदाड़ो में था। ये ग्रेट बाथ जो है वो एक तालाब आप कह सकते हैं जिसका उपयोग सेरिमोनियल एक होता होगा, एक कलेक्टिव बात के लिए, एक सामूहिक स्नान के लिए संभवतः उसका उपयोग किया जाता होगा। इसमें देखा यह गया कि इसके तह को बहुत ध्यान से बनाया गया, हालांकि वो पूरी तरह समतल नहीं है, फिर भी काई नहीं जमे इसका ध्यान रखा गया है। कुछ इस तरह के केमिकल का उपयोग किया गया है ताकि उसमें काई नहीं जमे। उसके उत्तर और दक्षिण दिशा से सीढ़ियां बनाई गई है उतरने के लिए। उत्तर दिशा में जो सीढ़ी है उसकी संख्या 9 है, दक्षिण दिशा में जो सीढ़ियां हैं वो 10 है। हालांकि दक्षिण दिशा की जो सीढ़ियां हैं वो सॉल्ट के प्रभाव के कारण अब बर्बाद हो गई हैं, खराब हो गई हैं। उसके आसपास कुआं बनाए गए हैं, और उन कुओं से जल लेकर शायद ग्रेट बाथ के जल को बदला जाता होगा, इसलिए कि ग्रेट बाथ के पश्चिम दिशा में एक जल निकासी की व्यवस्था की गई है। तो टाइम टू टाइम जो पानी रहता होगा ग्रेट बाथ में उसको निकाल दिया जाता होगा। जब पानी सड़ने की स्थिति में आ जाती होगी तो उसको निकाल दिया जाता होगा, और आसपास के कुआं से फिर उसमें पानी भर दिया जाता होगा। फिर कुछ कमरे भी बनाए गए हैं
शायद वो चेंजिंग रूम होंगे। तो इस तरह का स्ट्रक्चर बनाया गया है। और इस गेट बाथ के बारे में बहुत सारी मान्यताएं हैं कि इसका सेरेमोनियल उपयोग होता होगा। सामूहिक लोग स्नान करते हैं, जैसे वर्तमान समय में संगम पे स्नान होता है या गंगा स्नान होता है, या बिहार में, झारखंड में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में छठ का त्यौहार मनाया जाता है जिसमें सामूहिक स्नान किया जाता है। तो इस तरह का कोई त्यौहार संभवतः मनाया जाता होगा उस समय, और उसी समय इसका उपयोग किया जाता होगा। तो ये भी एक महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर है, टाउन प्लानिंग का एक हिस्सा है। ऐसा माना गया कि क्या पिलर्स का उपयोग होता था मकानों में या नहीं। संभवतः पिलर्स का उपयोग होता होगा, लेकिन लकड़ी के शायद पिलर्स उपयोग में लाते होंगे जो अब बचे नहीं हैं, इसलिए उनका कोई प्रमाण हमको मिलता नहीं है। तो मे भी पिलर का उपयोग लोग करते होंगे, लेकिन उसका कोई सटीक प्रमाण हमको अभी तक उपलब्ध नहीं है। सामान्यतः जो ईंट प्रयोग में लाए जाते थे, हर जगह का माप अलग अलग होती थी, लेकिन जो सबसे ज़्यादा ईंट प्रयोग में लाए गए उनकी जो माप थी वो 27.94 मीटर लंबा, 13.97 मीटर चौड़ा और 6.35 सेंटीमीटर मोटा होता था। तो ये सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाए जाते थे। अगर हम वेल्स की बात करें, कुआं की बात करें, तो प्रायः व्यक्तिगत उपयोग के लिए कुओं का निर्माण किया जाता था, जो पहले सिर्फ व्यक्तिगत उपयोग के लिए होते थे। कुछ लोगों का मानना है कि जो कुआं होता था उसका जो व्यास होता था वो 0.91 मीटर का होता था व्यास। लेकिन यह भी देखा गया कि बाद में कुछ कुओं का सार्वजनिक उपयोग किया जाने लगा। जो नगर निर्माण में एक रूपता पाई गई है, यूनिफॉर्मिटी पाई गई है, उसके बारे में पिगट महोदय का यह मानना है कि यह एक तरह से हड़प्पा वासियों का परंपरावादी होना दर्शाता है या कंजर्वेटिव नेचर को दर्शाता है, ऐसा उनका मानना है। हालांकि ये एक उनकी अपनी मंतव्य है, और देखा ये जाए तो हम इसको ये कह सकते हैं कि वेट एंड मेजर की बात है, एक यूनिफॉर्मिटी की बात है, और एक यूनिफॉर्म रूल शायद चल रहा होगा वहाँ। एक उस तरह का सिस्टम होगा, एक अथॉरिटी होगी जो इस यूनिफॉर्मिटी को बनाए रखती होगी। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो टाउन प्लानिंग है वो हड़प्पा सभ्यता की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विशेषता है, फीचर है। उसके समकालीन जितनी भी सभ्यताएं थी उसमें इतनी यूनिफॉर्मिटी के साथ, इतने सलीके से, इतना एक व्यवस्थित ढंग से टाउन प्लानिंग हमको देखने को नहीं मिलता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो आप खुद भी देखिए, अपने दोस्तों को दिखाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। सी यू अगेन विथ अ न्यू वीडियो। थैंक यू अगेन।